मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी व्याकरण चैनल नई उड़ान हिंदी व्याकरण चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैंने बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाया है ग्रामर से संबंधित। ग्रामर में क्या कहें, व्याकरण में आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है अलंकार से संबंधित। आज मैंने उसका वीडियो बनाया है और उसके वीडियो में मैंने अलंकार से संबंधित प्रश्न का संकलन किया है। इसमें आपको महत्वपूर्ण अलंकारों से संबंधित प्रश्न हैं और इनको पढ़िए, देखिए, समझिए अच्छे से और बताइए कि यह जो सीरीज़ मैंने आरंभ की है या आपके अभ्यास के लिए जो प्रश्न अलंकार से संबंधित डाले हैं कैसे हैं। देखिए, चाहे आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हों, इन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बी केयरफुल और ध्यानपूर्वक देखिए इस प्रश्नोत्तरी से। तो नई उड़ान हिंदी व्याकरण में आप लोगों का स्वागत है। अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर मैं आया हूँ। चलिए हम एक एक प्रश्न का जवाब देखते चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न, जैसे बेसिक स्तर से मैंने आरंभ किया है इन प्रश्नों को। पहले बेसिक से धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा फंडा ही है या शिक्षा का एक नियम होता है कि सरल से कठिन की ओर ले जाया जाए आपको, तो सरल से ही कठिन की तरफ हम चलेंगे, तो उसी नियम का पालन करेंगे। अब पहला प्रश्न है उसी पर, अलंकार का तात्पर्य है। जैसे कि सबसे पहले अलंकार से संबंधित अगर प्रश्न हो तो अलंकार का तात्पर्य ही जानना आवश्यक होता है, क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का तात्पर्य, ऐसे करके बहुत बार प्रश्न आता है और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं बार बार पढ़ने पर। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप ध्यान रखेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ या तात्पर्य है, पहला ऑप्शन आभूषण होता है, कि काव्य गुण होता है, कि सौंदर्य होता है, कि आपका सौंदर्यवर्धक तत्व है, तत्व होना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रश्न में कौन सा उत्तर सही होगा, तो आपको बहुत बार बताया गया है अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, भूषण, गहना, सजावट आदि होता है। तो इसमें आभूषण आया है, तो यह उत्तर हमारा प्रश्न एक का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। फिर दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का उदाहरण है। देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार पढ़ते हैं, तो वैसे मुख्य रूप से एनसीईआरटी में शब्दालंकार और अर्थालंकार की ही चर्चा की गई है। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही मान के चलते हैं हम। तो अलंकार के दो ही वेद मानते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो उस आधार पर हम देखते हैं कि इसमें शब्दालंकार का कौन सा प्रकार है। पहला क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, दूसरा उपमा अलंकार है, तीसरा आपका रूपक अलंकार है, चौथा आपका अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें 4 अलंकार दिए गए हैं। कौन सा शब्दालंकार का भेद होता है, कौन, तो ये बताना, चयन करना है। आपको पता है कि अनुप्रास अलंकार ही शब्दालंकार का इसमें दिए गए हैं, जितने हैं उसमें भेद है। बाकी आपको बता दें, जैसे मुख्य रूप से बता रहे हैं कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार इत्यादि आते हैं। और अर्थालंकार में भी ऐसे बहुत सारे भेद आते हैं, जैसे कि किसी ने 100 बताया है, किसी ने 105 बताया है, लेकिन मुख्य रूप से हम उतना ही जानेंगे जो परीक्षा में उपयोगी है आपके लिए। अर्थालंकार में जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह आदि अलंकार हैं। तो इस तरह हमें कुछ जानकारी भी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अर्थालंकार, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया अर्थालंकार के भेद, तो इसमें अर्थालंकार का भेद पूछा गया है। तो क्या पहला यमक अलंकार होता है, क्या श्लेष है अर्थालंकार का भेद, अनुप्रास है कि अतिशयोक्ति है। तो आपको पता है कि अर्थालंकार का कौन सा भेद होता है भाई, अर्थालंकार का भेद है आपका अतिशयोक्ति। अब काव्य में जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो अर्थ की विशेषता को
समझते हैं तो उसके आधार पर अर्थालंकार का चयन किया जाता है और अर्थालंकार के प्रकार में भी ऐसे ही चयन हम करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है बेटा, ध्यानपूर्वक देखिए और आप भी अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा हमारे प्रश्न उत्तर बताने से पहले और चयन टोटल करिएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पाए हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ अलंकार होता है। ये प्रश्न आया है, वर्णों की आवृत्ति के कारण नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका अनुप्रास, दूसरा है श्लेष, तीसरा है यमक, चौथा है मानवीकरण। अब वर्णों की बात की गई है तो इसमें देख लेते हैं, मैंने जैसे कि बताया है हर अलंकार जितने चारों दिया हम उनकी परिभाषा देख लेते हैं। सिंपल है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है और जहाँ एक ही काव्य में एक ही शब्द एक बार आए और उसमें एक से अधिक अर्थ चिपके हों या अर्थ निकलते हों तो उसे श्लेष अलंकार। जहाँ काव्य में कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे वहाँ यमक अलंकार होता है। और जहाँ जड़ चेतन पर मानवीय क्रियाओं का, मानवीय गतिविधियों का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार हो? तो मानवीकरण अलंकार। तो इसलिए तो ये प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? पहला उत्तर हो जाएगा, वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ क्या कहा जाता है? उसको अनुप्रास अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन नीचे भी है, देख लेते हैं। प्रश्न पहले देख लेते हैं फिर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अलंकार में जड़ या मानवेतर पदार्थों में मानवीय गतिविधियाँ देखी जाती है। किस अलंकार में? अलंकार में जड़ या मानवेतर पदार्थों में मानवीय गतिविधियाँ देखी जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी चर्चा की थी, तो ध्यान रखिए कौन सा है। पहला है क्या? श्लेष अलंकार में ऐसा कुछ होता है कि उसके बाद आपका रूपक में ऐसा है कि उत्प्रेक्षा में है कि मानवीकरण में है। तो जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि जहाँ पर जड़ चेतन पर मानवियों की क्रियाओं का आरोप हो, गतिविधियों का आरोप हो, वह कौन सा अलंकार हो जाता है? आपका मानवीकरण अलंकार। इसलिए ये सही हो जाता है, ये उत्तर मानवीकरण अलंकार का हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, उसका देखते हैं। छठा प्रश्न में क्या है? अलंकार में एक ही शब्द अनेक बार आता है। अलंकार में एक ही शब्द मतलब अलंकार में जब एक ही शब्द अनेक बार आता है तो और साथ ही साथ भिन्न भिन्न अर्थ देता है तो वो कौन सा अलंकार होता है? परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? क्या श्लेष अलंकार होता है? क्या यमक होता है? आपका मानवीकरण होता है? कौन सा होता है? तो आपको बता दें कि इसका उत्तर क्या सही होगा, आप भी चयन करिए। आपको परिभाषा के आधार पर यह उत्तर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में जैसे मैंने कई उदाहरण दिए थे पढ़ाते समय, तो उस उदाहरण के में से एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, बढ़िया उदाहरण है, जिससे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। फिर से ध्यान दीजिए, काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा दो बार आया है और दोनों के अपने अपने अलग अर्थ हैं। घटा का एक बादल को घेरना यहाँ पर भी कहा गया है और फिर दूसरा घमंड के घटने कम होने की बात की गई है। तो ये कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? यमक अलंकार। ऐसा जहाँ भी जिस पंक्ति में दिखे तो वह कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है बेटा आपका, अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ व्यक्त करता है। जहाँ मतलब जिस पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ व्यक्त करे या उसमें एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वह कौन सा अलंकार होता है? तो देखते हैं कौन सा होता है। इसका भी बहुत अच्छा प्रश्न है। रूपक अलंकार क्या होता है? ऐसे कुछ मानवीकरण अलंकार होता है कि उपमा अलंकार होता है कि श्लेष? अरे वाह, श्लेष उत्तर हो जाता है। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ पर आपका हो जाता है क्या? आपका श्लेष अलंकार। जैसे एक उदाहरण रख लेते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ एक शब्द पट आया है, पट में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे एक पट का अर्थ होता है वस्त्र होता है, दूसरे पट का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो इस तरह एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों तो बस आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं अगले अलंकार में। ये भी आपका देखते हैं क्या है। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है उसे कहते हैं,
वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उपमान कहते हैं उसे कि ये देखिए उपमेय कहते हैं कि अलंकार कहते हैं कि उपमा अलंकार कहते हैं, किसे कहते हैं? आपको बताया गया है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं बेटा, और चारों अंगों में उपमेय और उपमान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समझना। अब देखो कहा जाता है कि जिस सामान्य वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी विशेष वस्तु से, प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वह क्या हो जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उसमें उपमेय और उपमान क्या हो सकता है? भाई देखिए सिंपल यहाँ समझिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे आपका क्या कहा जाता है? उसे उपमेय कहा जाता है। और जिससे की जा रही हो वो उसे उपमान के कहा जाता है। तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वह क्या क्या होता है? उपमेय होता है। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। इसी से संबंधित कुछ ऐसा ही है, देखते हैं क्या है। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की समानता दिखाकर किसी व्यक्ति या वस्तु का महत्व बताया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। अभी अभी इससे संबंधित एक उपमेय, उपमान, वाचक धर्म और साधारण गुण धर्म के आधार पर था, वैसे ही प्रश्न है। अब कह रहे हैं किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति, ध्यान रखिए, प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता दिखाकर किसी व्यक्ति या वस्तु को महत्व बढ़ाया जाए तो उसे उपमान कहा जाता है, जो बढ़ा रहा होता है उसका महत्व, कि उसे उपमेय कहते हैं, कि उसे अलंकार कहते हैं, कि उसे उपमा कहते हैं। सिंपल है कि भाई जो किसी जब भी कोई प्रसिद्ध वस्तु या विशेष वस्तु किसी दूसरी वस्तु का महत्व बढ़ाता है तो उस प्रसिद्ध या विशेष व्यक्ति को हम उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। वैसे भी मैंने एक बार आपको इससे पहले भी बताया कि उपमा के 4 अंग होते हैं, चारों अति महत्वपूर्ण होते हैं अर्थालंकार में, चाहे उपमा हो चाहे उत्प्रेक्षा हो, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं स्थान, रूपक में भी रखते हैं। तो इनकी परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए, इनके गुण क्या होते हैं वो भी याद होने चाहिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आपका उपमान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये चयन करना है। और अब देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं, इसमें एक पंक्ति दी गई है। अब इस पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार है वो चयन करना है। लट लटकन मनोमत मधुप गण मादक मधु पिए। इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो आप बताइए क्या इसमें आपका कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, क्या श्लेष अलंकार है, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है? देखो, लट लटकानि मनोमत मधुप गण मादक मधु पिए, तो कौन सा अलंकार होना चाहिए इसमें? आप देखें क्या किसी विशेष वस्तु किसी सामान्य वस्तु की तुलना विशेष वस्तु से हो रही है, या कोई सामान्य सी वस्तु किसी विशेष वस्तु का रूप धारण कर लिया है, क्या किसी से एक शब्द में एक से अधिक अर्थ हैं, क्या कहीं पर आपको संभावना या कल्पना की जा रही है? हाँ, की जा रही है, संभावना या कल्पना की जा रही है, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। और वैसे भी मैंने बताया उत्प्रेक्षा अलंकार में जो वाचक शब्द होते हैं, मन मानो मनहु जन जानो जनहु ज्यों, जहाँ पर आए जिस पंक्ति में, आप मान लीजिए कि वह कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। यहाँ पर मनो शब्द आया है, इससे भी आप वाचक शब्दों से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। अगली पंक्ति आई है, देखो अगली पंक्ति भी आपको पढ़ना है और अलंकार खोजना है। तो बरसत बारिद बूंद, अब इसमें कौन सा अलंकार है? चयन करना है आपको अलंकारों का। उत्प्रेक्षा है कि उपमा है कि अनुप्रास है कि रूपक है? तो सारे नियम को टटोलिए, सारे नियम को समझते हुए फिर जाके उत्तर निकालिए। इसमें एक चीज़ बहुत दिख रही है, जैसे ब की आवृत्ति दिख रही है, ब की आवृत्ति दिख रही है, ब की आवृत्ति। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? अनुप्रास होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? अनुप्रास। इस तरह मैंने प्रश्नों का अलग अलग अलंकारों के अलग अलग पंक्तियाँ देखकर आपको अलंकार समझाने का बहुत प्रयास किया है। आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा। नियम पढ़े हैं सभी नियमों को याद करिए और नियम के आधार पर हर पंक्ति का चयन करिए। अब जैसे आए महंत बसंत, यहाँ पर थोड़ा सा महंत और बसंत की बात है, बिंदी अनुस्वार लगाना भूल गए हैं। तो यहाँ पर चेक करिए किसका है भाई, किसका उदाहरण है ये? उपमा का है या अनुप्रास का है कि मानवीकरण का है कि श्लेष?
आए महंत बसंत, बसंत प्रकृति की चीज़ है और उसको महंत के रूप में बताया गया है कि जैसे कोई महंत आता है उस तरह बसंत आया है। तो जहाँ पर जड़ चेतन या मानवेतर पर किसी मानव की क्रियाओं का आरोप होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण। इस तरह यह आपका सही हो जाता है। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी पंक्ति आई है, उसको पढ़कर बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो देखते हैं, चयन करते हैं। मिटा मोद मन भय मलिनी, विधि निधि दीन लेत जनु कीन्ही। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पहले तो इसको अगर हम लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है? मिटा मोद मन भय मलिनी। इसमें आपका हो जाएगा क्या कि ये वाली पंक्ति जब छोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये वाला उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और अगर इस पंक्ति को मिला लेते हैं, इस पंक्ति को अलग से जानने की कोशिश करते हैं, तब ये हो जाएगा क्या? अनुप्रास अलंकार। वैसे अनुप्रास अलंकार हर जगह होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हर पंक्ति में आपको अलग अलग अलंकारों की पंक्तियों में मिल जाता है, लेकिन आप ये पॉसिबिलिटी देखेंगे कहाँ पर किसकी प्रबलता है। तो यहाँ पर विधि निधि दीन लेत जन छीने, जन जानो। तो यहाँ जन मतलब जानों से संभावना प्रकट की गई है। मानते हैं कि अनुप्रास हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली उत्तर जाएगा आपका क्या? उत्प्रेक्षा की तरफ। अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें कोशिश करिएगा कि अन्य अनुप्रास के अलावा अन्य और कौन सा अलंकार हो जाता है, तो उसी की तरफ उत्तर आपका जाना चाहिए। पड़ी थी बिजली सी विकराल। अगली पंक्ति है पड़ी थी, 14 नंबर का क्वेश्चन है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, यह दिया गया है। तो इसमें आपको उत्तर का चयन करना है कि कौन सा अलंकार है। भैया उत्प्रेक्षा है, ठीक है, और कि अनुप्रास है, कि लोप्तोपमा है, कि श्लेष है। तो हम इसमें थोड़ा सा डीप में पूछ दिया गया, लेकिन फिर भी चेक करते हैं कौन सा अलंकार होना चाहिए। क्या आपका उत्प्रेक्षा है, क्या आपका अनुप्रास है, क्या आपका लुप्तोपमा है, क्या श्लेष है। आप जानते हैं पड़ी थी बिजली सी, बिजली के समान विकराल, जहाँ समानता या तुलना दी जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उसमें से एक आपका आता है क्या? लुप्तोपमा। तो ये उपमा अलंकार के ही अंदर से लिया गया है प्रश्न, तो ये आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? लुप्तोपमा। चूँकि लुप्तोपमा उसमें होता है ऐसी पंक्तियाँ जिसमें उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं उसमें से कोई एक अंग जहाँ नहीं दिया रहता उसी को लुप्त उपमा कहते हैं, लुप्त हुआ रहता है तो लुप्त उपमा हो गया। अब एक और प्रश्न आगे बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अलग अलग तरीके से पूछा गया है ताकि आपकी समझ भी विकसित हो सके। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कि रूपक है, कि श्लेष है, कि अनुप्रास है, कि उपमा है। अब आपको बता दें, यह भाई पहली बात तो ये शब्द अलंकार के भेदों में से कोई भेद नहीं होगा, श्लेष भी नहीं होगा, अनुप्रास भी नहीं होगा। अब बात आती है रूपक और उपमा। यहाँ तुलना नहीं की गई है, समानता नहीं की गई है, तो इसलिए उपमा भी नहीं होगा। होगा क्या? यहाँ राम को घनश्याम के समान बताया गया है, मतलब राम ने घनश्याम का रूप धारण कर लिया है, उनका रूप धारण कर लिया। जहाँ पर आपको लगे किसी में उपमान का ही रूप धारण कर लेता है, उपमान जैसा नहीं होता बल्कि वही दिखने लगता है, तो आपका क्या कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। इसलिए इसमें आपका रूपक सही हो जाता है। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ये प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, कि अनुप्रास हो जाएगा, कि श्लेष हो जाएगा, कि रूपक हो जाएगा? कौन सा? अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं चंद्र के समान खिलौना नहीं चाहिए, बल्कि खिलौना ही चंद्र चाहिए। तो खिलौना ने रूप, मतलब खिलौना ने चंद्र का रूप धारण कर लिया है, बच्चा उसी रूप को दिमाग में बैठा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका?
रूपक। कौन सा? रूपक हो जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न आया है, बहुत ही बड़ा बढ़िया प्रश्न आया है। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। वाह वाह, क्या प्रश्न है। पाहुन ज्यों आए हों उस गाँव में शहर के, किसका उत्तर सही होता है देखते हैं। उत्प्रेक्षा का सही होता है कि अनुप्रास का सही होता है कि लुप्तोपमा का कि श्लेष का। चयन करिए, फटाफट चयन करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जितने नियम पढ़ाए गए उस नियमों को ध्यान में रखते हुए पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मन का फेर। वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चयन करिए, चयन करिए, जल्दी करिए चयन। ये यमक अलंकार का उदाहरण है कि श्लेष का उदाहरण है कि अनुप्रास है कि उपमा है? मन का फेर, अर्थात इसमें एक शब्द ऐसा है जैसे मन का, इसको मिला लेंगे तो मन का हो जाएगा। फिर दूसरा मन का, मतलब कोई एक शब्द है क्या एक बार आए, नहीं, कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और अपने अलग अलग अर्थ दे। तो यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जो 2 बार पंक्ति में आया है और उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो ये कौन सा अलंकार होना चाहिए? ये हमारा यमक होना चाहिए। एक मन का मतलब मन की चंचलता से है, मन का मतलब मोतियों से बनी माला से, तो 2 अर्थ दे रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में जानते हैं ना, जहाँ काव्य में एक पंक्ति एक से अधिक बार आए उसके अलग अलग अर्थ निकलें तो वो क्या करता है? यमक अलंकार। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। कायर क्रूर कपूत कुचाली यों ही मर जाते हैं। बहुत बढ़िया। यमक अलंकार का उदाहरण है कि उत्प्रेक्षा का है कि अनुप्रास का है कि श्लेष का। यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई कोई एक शब्द एक से अधिक बार तो नहीं आया है, नहीं, तो यह यमक अलंकार नहीं होगा। उत्प्रेक्षा कहीं पर आपको संभावना या कल्पना यहाँ पर दिखाई दे, नहीं दिखाई दे, इसलिए नहीं होगा। क्या कोई एक शब्द एक ही बार आया है उसके अर्थ अलग अलग आए हों? नहीं, तो यहाँ पर क्या हुई? वर्णों की आवृत्ति क और ये हो जाता है अनुप्रास अलंकार, इसलिए ये सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं, फिर अगली पंक्ति को देखते हैं। क्या है भैया ये पंक्ति? देखते हैं। हाँ, ये पंक्ति आ गई। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है। ये रूपक अलंकार का उदाहरण है कि अनुप्रास का उदाहरण है कि मानवीकरण का? देखते हैं किसका उदाहरण होगा भाई। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये आपका कौन सा उदाहरण होना चाहिए? ये किसका उदाहरण होना चाहिए? उत्प्रेक्षा। मन मानो मनहु जनु जानो, जनहु जहाँ आए समझ लीजिए कि वो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। आगे बढ़ते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बड़ा कंफ्यूज करता है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो सोचने में लग जाता है कि आखिर होगा क्या इसमें। अब इसमें देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंक्तियों को, कभी आधी अधूरी पंक्तियाँ, मतलब एक ही पंक्ति में 2 अलंकार कभी कभी आ जाते हैं, ये भी समझना होता है, लेकिन फिर भी अंततः किसको सही माना जाए। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो ये मानवीकरण का है कि रूपक है कि अनुप्रास है कि उपमा है? देखिए यहाँ पर ये रूपक तो हो नहीं सकता, रूपक नहीं है, अनुप्रास नहीं है, तो उपमा और मानवी। अगर हम इस पंक्ति को लास्ट वाली लाइन को ध्यान में रखें तो ये किसकी तरह दिखता है आपको? उपमा की। भाई परी सी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पूरे पंक्ति को ध्यान में रखते हैं तो यहाँ दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, उतरने को कहा गया है, तो यह मानव जैसा क्रिया दिखाई दे रही है कि सुंदर सी परी धीरे धीरे, संध्या के समान सुंदर सी परी धीरे धीरे उतर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मानव का मतलब मानव की क्रिया का आरोप हो गया है, अधिक इसमें प्रभावशाली दिख रहा है, तो इसलिए आपका मानवीकरण हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है। फिर अगला प्रश्न है काली घटा का घमंड घटा। इसके पहले मैंने इसका उदाहरण लिया था, तो आप तुरंत बताइए, ये तो बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। कौन सा, किसका उदाहरण है भैया? ये उदाहरण हो जाए काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा 2 बार आ गया है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। एक घटा का अर्थ होता है बादल से के घेरने से, दूसरी घटा का अर्थ होता है आपका घमंड के घटने, कम होने के अर्थ में आया है। अब देखते हैं अगली पंक्ति क्या है।
यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती है जान। इतनी अच्छी मुस्कान है कि मृतक में भी जान डाल देती है, अर्थात वो जीवित हो जाता है। वाह क्या बात है। देखते हैं किस अलंकार की बात कर, रूपक की कि अनुप्रास की कि अतिशयोक्ति की कि उपमा की। वाह बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए कौन सा उत्तर सही होता है। रूपक नहीं है, अनुप्रास नहीं है, उपमा नहीं है, यहाँ उसकी मुस्कान की अतिशयोक्ति की गई, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया और बताया गया कि वो जान डाल देता है। तो जहाँ पर अतिशयोक्ति हो तो आपको क्या हो जाएगा, वह अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत बढ़ा चढ़ा कर जहाँ बातें की गई है, किसी की सुंदरता को लेकर, किसी की वीरता को लेकर, किसी की मुस्कुराहट को लेकर, वह क्या हो जाता है आपका अतिशयोक्त अलंकार। अगली पंक्ति हम देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से उपमान खोजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उपमान और उपमेय खोजना है भाई। जिसकी तुलना हो रही होती है वह उपमेय होता है, जिससे तुलना की जा रही हो उपमेय की वह उपमान हो जाता है। तो यहाँ उपमान पूछा गया है। चरण कमल बंधो हरिराई, तो भाई चरण कमल का रूप धारण कर लिया है, तो यहाँ क्या उपमान होगा, यहाँ आपका कमल होगा। आगे देखते हैं कि चरण कमल होगा कि चरण होगा कि हरिराई होगा, क्या ऑप्शन है। तो जिससे उपमा, मतलब कहा जाता है ना, जब सामान्य वस्तु या व्यक्ति की तुलना, उपमा जब किसी विशेष वस्तु से की जाए तो वह आपका क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। तो उपमा अलंकार में आपको चयन करना है, उपमेय रूपक है, चाहे उपमा हो चाहे तुरेशा में, तो उपमेय और उपमान का। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर तुलना की जा रही है किससे, कमल से, कमल से समानता दिखाई जा रही है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपमान क्या है, कमल है। ठीक है, कमल है। खिले हजारों चांद तुम्हारे, चूंकि उपमानों का ही चयन करना है, ध्यान में रखिएगा, सब में उपमानों का ही चयन करना है। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। अरे बाप रे, नैनों के आकाश में चांद खिलने की बात की जा रही है। नयन तो सामान्य है, लेकिन विशेष क्या है आपका, यहाँ पर चांद की बात की गई है। तो चांद इसमें उत्तर उपमान के रूप में हो जाएगा। विशेष ध्यान रखना है, विशेष जिसका वर्णन हो रहा हो वह उपमेय होगा, और जिससे उसकी तुलना की जा रही हो वह उपमान होगा, ये ध्यान में रखना है। वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन, किसके समान दीन लग रही, लता के समान। तो यहाँ पर उस तर की उपमा किससे की जा रही है, लता सी दीन से की जा रही है। तो यहाँ उपमान क्या हो जाएगा आपका, लता। दीन नहीं होगा भैया, न तरु होगा, न तो घुटी लता होगी, क्या हो जाएगा, लता उसका उत्तर हो जाएगा। यह देखिए इसमें भी उपमान का चयन करना है। यह देखिए अरविंद से शिष्य वृंद कैसे सो रहे हैं। यहाँ शिष्य वृंदों की सोने की बात की जा रही है बेटा, सोने की बात की, या इसके लिए उपमान क्या हो जाएगा, किससे उपमा दी जा रही है, शिष्य वृंद से, देखिए से कि अरविंद से कि सो से। तो आपको पता है जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है। इसमें क्या है, अरविंद, अरविंद है इसमें। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है, मजबूत शिला से दृढ़ छाती। वाह वाह, बहुत अच्छा, इसमें भी उपमान चयन करना है। मजबूत शिला से दृढ़ छाती, छाती किसके समान मजबूत है, शिला से। तो यहाँ उपमान क्या हो जाएगा, क्या दृढ़ छाती होगा, क्या मजबूत होगा, क्या मजबूत शिला होगी, क्या कि शिला होगी, क्या होगी, शिला, मजबूत शिला से, मजबूत शिला से इसकी तुलना की गई है छाती की। तो यह उपमान आपका बन जाएगा। इस तरह अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के किस अंश में अनुप्रास है। कहाँ आपको कितना, कहाँ तक अनुप्रास देखने को मिलता है, ये अब देखो शेष, अब देखो इस पंक्ति में चयन करना है कहाँ तक अनुप्रास है। शेष गणेश दिनेश महेश सुरेशं जाहि निरंतर ध्यान। तो कहाँ कहाँ पर उपमा है। अब देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन में अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या शेष में भी ठीक है, शेष में भी स है, इसमें अंत के वर्ण में शेष, इस गणेश में भी स है और दिनेश में भी स है। अगली पंक्ति देखते हैं, उसमें भी क्या, इसमें भी स है, इसमें भी स है, इसमें भी स है, इसमें भी स है। सुरेशं जाहि में ये तो गलत हो जाएगा, इसमें तो इतनी आवृत्ति हुई नहीं वर्ण की। अब इसमें देखते हैं, शेष में स, शेष गणेश में स, दिनेश में स, महेश में स, सुरेशं में भी है। तो इस तरह हमने देखा सुरेशं क्या हो जाता है, इसका अंतिम वर्ण
हूँ हो जाता है, चूँकि सीरियल से देखना रहता है। तो इसमें कौन सा सबसे परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ये उत्तर, चूँकि इसके सभी शब्दों में अंत में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए सबसे परफेक्ट आंसर ख हो जाएगा इसमें। अगली पंक्ति, कालिंदी कूल कदम की डारन, इसमें अनुप्रास अलंकार में चयन करना है कि किसमें सबसे ज़्यादा वर्णों की आवृत्ति हुई है किसी वर्ण को लेकर। देखिए देखते हैं, कूल कदम पहला ऑप्शन क कदम, ठीक है। फिर कदम की डारन, इसमें तो आवृत्ति नहीं हुई। कालिंदी कूल, इसमें भी 2 बार आवृत्ति क की हुई है। इसमें देखते हैं कालिंदी कूल कदम, इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें बार बार आवृत्ति हो रही, तो इसलिए इसका परफेक्ट उत्तर, सही उत्तर है तो वैसे इसमें भी इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट उत्तर ये हो जाएगा आपका। बढ़िया आंसर क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, शायद एक का प्रश्न और हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अंतिम ही है। नभ पर चमचम चपला चमकी, इसमें अनुप्रास अलंकार का कैसे हो सकता है। नभ पर, इसमें वर्णों की आवृत्ति तो हुई नहीं है। चमचम में च, चपला में च, चमकी में च, इसमें 3 बार हुई है। इसमें देखो चमचम एक ही बार है, चपला चमकी, मतलब सबसे अधिक बार किस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हुई, तो वह प्रश्न हमारा ज़्यादा सही हो जाएगा। इसलिए यह उत्तर अनुप्रास अलंकार के लिए इस पंक्ति के अनुसार ज़्यादा बढ़िया है पहचानने के लिए, इसलिए यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगले भाग की तरफ, यही अंतिम क्वेश्चन था शायद आपका। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण अलंकारों की चर्चा कर दी है। ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न आएंगे, बस आपको काम करना क्या है, मेरे इस प्रयास को थोड़ी सी मदद देनी है। तो आपकी इच्छा हो तो दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा इन प्रश्नों का जवाब, या कुछ अलग से दिखा आपको, इस तरह से प्रश्न अलग से दिख रहे हों, या आपकी लाभ में आ सकता है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ज़रूर इसको आगे फॉरवर्ड करिए, लोग देखें, पसंद करें। तो आज यहीं पर यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, आपकी सहयोग की अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ अलंकारों के अन्य अलग अलग प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होंगे। बाय बाय, जय हिंद मित्रों, बच्चों, आशीर्वाद।